ओके, सो व्हेनेवर वी राइट npm start, तो npm start की कमांड बेसिकली कहाँ जाती है? पैकेज डॉट जेसन फाइल में। अच्छा, जिस प्रोजेक्ट में रिएक्ट के जिस प्रोजेक्ट में पैकेज डॉट जेसन की फाइल नहीं होगी वो नहीं चलेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। पैकेज डॉट जेसन में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक डिपेंडेंसीज। और डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? जब मैं थोड़ा सा आगे चल के 2-3 लाइब्रेरीज एडिशनल इंस्टॉल करूंगा तो वो बताऊंगा कि जितनी लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल करते हैं वो पैकेज डॉट जेसन में ही आ रही होती हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं npm स्टार्ट करता हूं तो इट लुक्स राइट इनटू द पैकेज डॉट जेसन फाइल, और उसके अंदर स्क्रिप्ट्स, और उसके अंदर ये स्टार्ट और इसके अगेंस्ट ये कमांड चलाता है। तो ये भी ध्यान रखें कि हम कस्टम कमांड्स भी लिख सकते हैं जो कि हम लिखेंगे गाहे बगाए। सो दिस इज व्हाट के स्टार्ट में आप यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि जी कहाँ जाता है। ओके, वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली and now it should actually run it into the browser, and this one, हमारे जो 3-4 कंपोनेंट्स थे वो इसने यहाँ पे लिस्ट कर दिए। उनमें से हमारा एक था हेडर कंपोनेंट, एक था फुटर कंपोनेंट, और ये जो बीच में है मैं इसको हटा के सिर्फ हेलो लिखा हुआ है, और फुटर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सिर्फ आई थिंक वी डू हैव फुटर, और इनसाइड दिस हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं जी मेन। जैसे वेबसाइट का मेन एरिया होता है, राइट? सो आई एम जस्ट राइट गिविंग इट मेन, आप कुछ भी दे दें तो जस्ट मेन। और अच्छा, ये मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल किया, मोस्ट प्रोबेबली यू माइट गेट कंफ्यूज्ड विद इट, सो लेट्स राइट इट मैनुअली। फंक्शन, and that's going to be main, that's going to be like this, and that is going to be return, और इस रिटर्न में it would be returning some JSX, and this is going to be like each one main site area। आज सबसे पहले, क्योंकि जिन्होंने HTML CSS HTML किया हुआ है उनको आइडिया होगा कि CSS बेसिकली स्टाइलिंग के लिए यूज होती है, तो हम CSS स्टाइलिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने इन कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है? तो नॉर्मली दो बातें याद रखिएगा। मैं सबसे पहले लेट सपोज ये अगर देखें आप अपने यहाँ पे, तो मेन कंपोनेंट यहाँ नहीं रेंडर हुआ। उसकी वजह ये है कि मैंने लिखा, एक तो एक्सपोर्ट भी नहीं किया और एक्सपोर्ट करके उसे यूज भी नहीं किया। तो कोई भी चीज हमारी डिस्प्ले तब होती है जब वो ऐप के अंदर रेंडर होती है। सो लेट मी राइट इट लाइक एक्सपोर्ट default and then main, it has been exported, come into the React app, और यहाँ पे लिखें main। ये सजेशन में आ जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो इंपोर्ट कर देगा। मेरे पास एक पैकेज है गालिबन वही ES7 वाला एक्सटेंशन जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, ठीक है? आप एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, खैर इसके बारे में बात दूंगा, इट्स टू अर्ली राइट नाउ। तो ये 3 कंपोनेंट्स मेरे रेंडर हो रहे हैं, और ये 3 कंपोनेंट। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेन कंपोनेंट है ना, मेन साइट एरिया जिस पे लिखा हुआ है, प्लीज फोकस, जो मेन साइट एरिया लिखा हुआ है ना, तो ये कहां से आ रहा है टेक्स्ट? बेसिकली ये इस कंपोनेंट से आ रहा है, मेन से। अब मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, क्योंकि मेन के कंपोनेंट में है क्या भला? सिर्फ और सिर्फ एक H1 हेडिंग, और ये रैप्ड है किसके अंदर? एक डिव के अंदर। तो मैं इसको स्टाइल देना चाहता हूं। तो CSS में आपको पता है कि दो तरह की, इनफैक्ट 3 तरह की स्टाइलिंग होती है। एक तो इनलाइन स्टाइलिंग, एक वहां हम कहते थे इंटरनल स्टाइलिंग, हम पेज के अंदर कोई CSS की फाइल इंक्लूड कर लें, और एक एक्सटर्नल। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। देखिए, स्टाइलिंग इनलाइन तो सेम ही है, जैसे आप स्टाइल लिखते हैं, और इस स्टाइल में आप लेट सपोज ये काम नहीं कर सकते, जैसे आप वहां लिखते थे बैक, लेट मी चेक बाय द वे, अभी तक मैंने भी चेक नहीं किया कि काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। बैकग्राउंड कलर इज गोइंग टू बी रेड, ठीक है? अगर आप यहाँ जाके इसको करेंगे तो एवरीथिंग हैज गॉन, ठीक है? तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या मसला है? मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल पे आऊंगा, और यहां मुझे बताएगा हिस्ट्री के आखिरी देखें, द स्टाइल प्रॉप expects a mapping from style properties to the values, not a string. For example, style this। अब इसने हिंट दे दिया, लेकिन ये हिंट इज गुड इनफ। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखें तो ये एरर क्या कह रहा है? आपको वो हिंट खुद ही दे रहा है कि आप इसको स्टाइल यूं दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? स्टाइल इक्वल्स टू करली ब्रैकेट
और उसके अंदर फिर करली ब्रैकेट। गॉट इट? अब ये करली ब्रैकेट क्यों है और क्या है? लेट मी कम बैक हियर, और यहां मैं थोड़ी देर के लिए इस स्टाइल पे वापस आता हूं। अभी मैं जरा इसको यहां से हटा रहा हूं। पहले मैं आपको करली ब्रैकेट समझा रहा हूं क्या है। रिएक्ट के कंपोनेंट में अब जब भी मैं नाम लूंगा तो मैं JSX का नाम नहीं लूंगा, मैं फंक्शन का नाम नहीं लूंगा, मैं फंक्शनल कंपोनेंट्स का नाम नहीं, मैं सिर्फ कंपोनेंट बोलूं तो आप समझेंगे फंक्शनल कंपोनेंट, और फंक्शनल कंपोनेंट डज कंसिस्ट ऑफ अ JSX। गॉट इट? रिएक्ट के कंपोनेंट में जब भी आपने कोई डायनामिक एक्सप्रेशन लिखना है या वैल्यू लिखनी है, तो आप लेट्स सपोज यहां पे curly bracket लिखेंगे, और anything that you're gonna write inside the curly bracket that is going to be considered as an expression। अब ये जब मैं रन टाइम पे चलाऊंगा तो 56 प्लस 65 ये एवेल्युएट होके अपना क्या देगी? रिजल्ट देगी। तो डायनामिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जिसने एवेल्युएट होना होता है या कोई वेरिएबल दें और उस वेरिएबल की लेट्स सपोज एक एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि मैं रिएक्ट में इस तरह से, रिएक्ट में नहीं, प्लेन जावास्क्रिप्ट में इस तरह से वेरिएबल्स लिख सकता हूं। लेट a इक्वल्स टू 90, and if I now want to display the value of a inside the JSX, how would I be doing that? Simply मैं इसे लिखूंगा जी करली ब्रैकेट में a लिखूंगा। Got it? अब नो वार्निंग नो एरर। अब मैं जाऊंगा तो a की जगह क्या आएगा? 90, यानी वेरिएबल के कंटेंट डिस्प्ले होंगे, और अगर यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे तो वो एवेल्युएट होकर इसका रिजल्ट देगा। सो कैन यू सी 90 एंड 121? तो इसका मतलब ये है कि ये जो करली ब्रेसेस हैं दे आर नॉर्मली यूज्ड फॉर राइटिंग या इंजेक्टिंग डायनामिक एक्सप्रेशंस या वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स या कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। दे आर यूज्ड टू डिस्प्ले दैट। यहाँ वो उस तरह से नहीं होता जैसे सी प्लस प्लस में सी आउट होता है या प्रिंट होता है, या नॉर्मली कंसोल लॉग हम इसमें करते थे फॉर डिस्प्लेइंग द वैल्यूज ऑन द कंसोल। हमने यूआई पे कोई वैल्यू डिस्प्ले करनी है, कोई एक्सप्रेशन एवेल्युएट करवाना है, किसी वेरिएबल के कंटेंट को डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या करेंगे? करली ब्रैकेट्स। क्लियर? अब ये जो इसने मुझे हिंट दिया है, ये मुझे कह रहा है जी कि आप स्टाइल अगर देना चाहते हैं तो पहली बात स्टाइल स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं होंगे। लाइक व्हाट आई वाज डूइंग इज, यहां पे मैं लिख देता था जी स्टाइल। तो यहां पे पहली बात तो यह है कि स्टाइल्स को आप स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं दे सकते। तो कैसे देंगे? तो नॉर्मली रिएक्ट में जब हम स्टाइल देते हैं ना तो दे आर मोर लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर्म। रिएक्ट में स्टाइल्स ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देते हैं। अगर हम इनलाइन स्टाइलिंग की बात करें तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कैसे कि हम इस तरह स्ट्रिंग में नहीं देंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? करली ब्रैकेट यूज करेंगे। तो जब करली ब्रैकेट यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट नहीं, डायनामिक एक्सप्रेशन को इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। डायनामिक जैसे ये बोला है ना, तो क्या आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि करली ब्रैकेट्स ऑब्जेक्ट लिटरल भी हैं, यानी करली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट लिटरल्स भी हैं, लेकिन उसके यूज पे डिपेंड करता है, उसके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। इस केस में ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, अब इनलाइन स्टाइलिंग में स्टाइल देते वक्त आप इसके अंदर स्टाइल के साथ जो भी वैल्यू देंगे वो आप इस तरह से देंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी लेट स्टाइल्स इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। स्टाइल्स को किस फॉर्म में देंगे आप? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देंगे। अच्छा, एक बात और याद रख लें, जब ये करली ब्रैकेट JSX के अंदर हो तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सिंगल करली ब्रैकेट्स, तो वो ऑब्जेक्ट लिटरल्स नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्ट लिटरल है क्योंकि ये JSX के अंदर नहीं है। JSX तो रिटर्न के बाद स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहां में अगर लिखता हूं, अब आपको ये भी पता है कि जावास्क्रिप्ट में जब आप लिखते हैं स्टाइल्स तो वो किस फॉर्म में होते हैं? कैमल केस में। जितने भी CSS के स्टाइल्स हैं वो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? कैमल केस नोटेशन में अवेलेबल होते हैं। तो आप कैमल केस नोटेशन कैसे लिखेंगे? मिसाल के तौर पे मैं अगर लिखता हूं जी बैकग्राउंड COLOR, क्लियर, और बैकग्राउंड कलर इज गोइंग टू बी रेड, तो क्या ये ऑब्जेक्ट की नोटेशन नहीं है कि आप की दें और फिर की के साथ क्या दे दें? वैल्यू दे दें। अब आप ये सारी चीज पूरा ऑब्जेक्ट किसके अंदर स्टोर हो रहा है? स्टाइल्स के अंदर। इस स्टाइल्स को उठा के यहां दे दें आप। क्लियर?
अब वो जो एरर दे रहा है वो क्या कह रहा है कि ए इज नॉट डिफाइंड, तो ये ए जो हमने यहाँ पे लेट किया था वो हमने हटा दिया, तो ये कंप्लेन कर रहा है जी कि ये ए तो है ही नहीं, आप इसे एज अ वेरिएबल डिस्प्ले करा रहे हैं। सो लेट मी रिमूव दिस। मैं अभी नाम नहीं ले रहा बिकॉज दोज आर द टर्म्स दैट आर नॉट यूज्ड इन द रिएक्ट। ठीक है, इंटरनल स्टाइलिंग कैसे हुई बेटा, ये इनलाइन आ रही है ना, ये तो मैं सिंपली, अच्छा अच्छा, ये मैंने आपकी आसानी के लिए किया है, मैं इसको यूं करना चाहिए था मुझे। तो फिर आप कहते हैं जी ये ब्रैकेट इनसाइड ब्रैकेट का क्या मतलब है? एक्चुअली ये है इनलाइन। स्टाइल अप्लाई कहाँ हो रहा है? ऊपर तो सिर्फ मैं उसे वेरिएबल में स्टोर कर रहा था, यूज तो नहीं हो रहा था। स्टाइल अप्लाई कहाँ हो रहा है? इससे डिफाइन होता है कि वो किस टाइप की सीएसएस है, इंटरनल है, इनलाइन है, एक्सटर्नल है। तो अप्लाई तो यहीं पे हो रहा था ना, इन लाइन। तो अब ये है कि मैंने पहले इस पूरे ऑब्जेक्ट को अलग से एक वेरिएबल में सेव किया और फिर यहाँ पास किया। अब मैंने वेरिएबल में सेव नहीं किया। ये जो बाहर वाली करली ब्रैकेट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कि यहाँ इसके अंदर डायनामिक एक्सप्रेशन आना है, कोई वेरिएबल आना है, कोई अरे आनी है, कोई ऑब्जेक्ट आना है, कोई एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आना है। और ये जो अंदर वाली करली ब्रैकेट्स हैं ये क्या शो कर रही हैं कि एक ऑब्जेक्ट आना है और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हम स्टाइल पास कर रहे हैं। सो नाउ इफ आई कम बैक, कैन यू लुक एट दैट? वी डू नॉट हैव दैट एरर। हमारे पास ये जो बाकी एरर है इनको भी आज ही हम सुधारते हैं कि ये एरर नहीं है, ये वार्निंग्स है। ठीक है, इनकी तरफ हम आते हैं। लेकिन ये पता लग गया आपको कि मैंने सिर्फ जिस पर्टिकुलर पार्ट पे स्टाइल अप्लाई किया, अब मैं इसको पैडिंग देता हूं, लेट्स सी। अब जितने मर्जी भी स्टाइल देंगे तो ऑब्जेक्ट में आपको पता है एक प्रॉपर्टी के बाद कॉमा आता है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। आई कैन मेक सेंस, इज इट और नॉट? इसीलिए मैंने इसको यहां लिखा था कि ये क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होगा। बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी, कॉमा के बाद पैडिंग, दैट इज गोइंग टू बी 24 पिक्सेल्स एंड दैट इज इनसाइड दिस। क्लियर? दो प्रॉपर्टीज हो गई, पैडिंग उठा ली उसने। लेट मी गिव इट अ मार्जिन, मार्जिन ऑफ लेट्स सपोज 14 पिक्सेल्स और समथिंग लाइक दैट। तीन प्रॉपर्टीज होंगी। मेक श्योर कि ये वैल्यूज जो रैप्ड हों, क्योंकि सिर्फ नंबर अगर होगा तो वो कोट्स में रैप नहीं होगा, स्ट्रिंग होगी तो कोट में रैप होगी। ठीक है, मार्जिन भी आ गया, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से। तो इट का मतलब है कि ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट मैं यूं भी कर सकता हूं और फिर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूं जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा। एंड दिस इज हाउ we actually apply the styles in the React. So whatever, makes sense? So this is still getting it. So how to style the components? Again, this seems bit more, I mean, complex when it comes to the large number of style properties. तो हम inline तो नहीं लिखते फिर। तो फिर दो क्यों करेंगे आप? नहीं, मतलब एक चीज होती है ना जिसकी अगर जरूरत हो, तो लेट्स सपोज आप जितनी सीएसएस की स्टाइल प्रॉपर्टीज देना चाहें वो आप एक ऑब्जेक्ट में पास कर सकते हैं। देन व्हाई डू यू नीड टू अप्लाई टू? उस केस में पता है होगा क्या? अप्लाई कर लेगा शायद, लेकिन आपको दो स्टाइल के एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे। सो यू व्हाई वुड यू बी इंटरेस्टेड टू मेक थिंग्स रिडंडेंट? मतलब लेट्स सपोज आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का नाम है स्टाइल्स और एक का नाम है स्टाइल्स वन। तो आप जब स्टाइल अप्लाई करोगे तो इसकी जो प्रॉप है वो तो स्टाइल ही यूज करोगे ना। तो स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल और फिर स्टाइल वन इक्वल्स टू स्टाइल, फिर स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल वन। दैट डजंट मेक सेंस। आप फिर ये भी सवाल आ सकता है ना, अगर दो तो फिर कहेंगे जी तीन ऑब्जेक्ट्स पास करने हो, तो क्यों पास करेंगे? ये एक है उसका। इसका जो अल्टरनेट हल है ना, कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टाइल्स हैं, बहुत बड़ी लिस्ट ऑफ स्टाइल है, लेट्स सपोज एक ही div पे 10 प्रॉपर्टीज या 12 प्रॉपर्टीज लगी हुई है, मोस्ट कॉमन केस है। तो फिर आप ये काम नहीं करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? ये सारा कुछ हटा के इसको देंगे जैसे क्लास, और यहां पे आप देंगे लेट्स सपोज मेन रैपर। अब आप सिंपल नॉर्मल सीएसएस की तरह क्लास दे सकते हैं। लेकिन अब ये देखिएगा कि इस क्लास की वजह से मसाइल आएंगे। और ये जो वार्निंग मैं आपको बता रहा था ना, वो यही वार्निंग है। वो स्टाइल मैंने हटा दी इनलाइन, तो इसलिए यहां से स्टाइल हट गया। और ये जो कंसोल में जाके आप वार्निंग देखेंगे ना, वो ये कह रहा है कि इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास।
वो कह रहे हैं कि डॉम की जो क्लास की प्रॉपर्टी है वो इनवैलिड है। एचटीएमएल में तो ऐसा नहीं होता था। यहां इसलिए है कि ये जो लफ्ज, ये वर्ड क्लास है ना, ये जावास्क्रिप्ट का रिजर्व वर्ड है। ये जो वर्ड क्लास है जावास्क्रिप्ट में, ये कीवर्ड है। तो हम कोई भी जावास्क्रिप्ट का एग्जिस्टिंग कीवर्ड अपने किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप पढ़ेंगे तो वहां क्लास डिक्लेयर करेंगे तो लफ्ज क्लास कीवर्ड लिखेंगे, फिर आगे क्लास का नेम लिखेंगे। सो इंस्टेड ऑफ क्लास, रिएक्ट एक्चुअली सेज यू जस्ट टू गिव इट अ क्लास नेम इंस्टेड ऑफ अ क्लास। तो आपको जब भी सीएसएस की क्लास देनी है तो आप पूरे रिएक्ट में कहीं भी क्लास इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या करेंगे? क्लास नेम। क्लियर? सो इफ आई नाउ, अच्छा, अब भी ये वार्निंग देगा स्टिल कि जी आप इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास। तो अब क्यों दे रहा है भाई? उसकी वजह ये है कि डिड यू नोटिस कि वी हैव एडेड बूटस्ट्रैप नैवबार। बूटस्ट्रैप की नैवबार ऐड की है ना, और इसमें हर जगह कहां आ रहा है? क्लास 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 क्लास। ये इस वजह से कह रहा है भाईजान मैं क्लास को पहचानता ही नहीं हूं, ये अलाउड नहीं है। तो क्या करेंगे? यहां आके कंट्रोल एफ, इधर आके ढूंढें आप जहां जहां क्लास है उसको रिप्लेस कर दें विद द क्लास नेम इक्वल्स। ये कह रहा है 23 अकरेंसेज हैं, जस्ट रिप्लेस देम ऑल विद अ सिंगल क्लिक। क्या वार्निंग दे रहा है ना, एरर तो नहीं दे रहा। वार्निंग का मतलब है कि फ्यूचर में ये एरर हो जाएगा या बन जाएगा, सो यू कैन हैव मोर प्रॉब्लम्स। राइट नाउ मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि ये काम ना करो। तो काम करना छोड़ता तब है जब एरर आता है। वार्निंग पे वो कहता है ठीक है वार्निंग है लेकिन चला रहा हूं मैं। अब आप इसे सेव करें और वापस जाएं, और अब वो एरर हट गया क्लास वाला। अब एक और वार्निंग है, और वो क्या कह रहा है कि इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी टैब इंडेक्स। क्लियर? हमने कहा कि जेएसएक्स है, तो जेएसएक्स में सारे रूल्स कौन से अप्लाई होने हैं? जावास्क्रिप्ट के या एक्सएमएल के? जेएसएक्स में सारे रूल्स कौन से अप्लाई होने हैं? जावास्क्रिप्ट के या एक्सएमएल के? सो यू गॉट इट राइट। वो मुझे खुद सजेशन दे रहा है कि डिड यू मीन टैब इंडेक्स विद कैपिटल आई इंस्टेड ऑफ दिस। अब क्योंकि ये बहुत सीरियस एरर नहीं है तो इसलिए उसने एरर नहीं दिया, बल्कि उसने क्या कहा? वार्निंग दी है कि भाईजान सुधर जाओ। तो मैं क्या करूंगा? मैं ढूंढूंगा कि टैब इंडेक्स यूज कहां पे हो रहा है, मुझे तो नहीं पता कहां यूज हो रहा है। तो आई विल कम बैक हियर, यहाँ पे, और ये यूज हो रहा है टैब इंडेक्स। आप सिर्फ इसको क्या कर लेंगे? कैपिटल आई यूज कर लेंगे। स्टिल वन वार्निंग मोर। अब जरा देखते हैं क्या वार्निंग है। ये तो हट गई होगी। सो इफ आई कम बैक, इफ आई रिफ्रेश इट, सो नो वार्निंग। दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। व्हाई इट इज गिविंग एंकर टैग इज वैलिड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वार्निंग्स हैं तो हम उनको सारों को फिक्स करेंगे। बट चूंकि हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये यहां से ना बिल्कुल सिंपल है, पढ़ लीजिएगा जी। href एट्रीब्यूट रिक्वायर्स अ वैलिड वैल्यू टू बी एक्सेसिबल। तो अब ये कितनी ज्यादा वार्निंग्स दे रहा है? जितनी दफा एंकर टैग आ रहा है। और क्यों दे रहा है? बिकॉज हमने एंकर टैग को वैलिड वैल्यू नहीं दी हुई। दैट्स प्रीटी मच सिंपल, वी कैन स्किप इट फॉर नाउ। बिकॉज जब हमारे पास एंकर टैग की वैल्यू होगी तो हम देंगे ना ये हैश आ रहा है। फिर ज्यादा बड़ी स्पीड वार्निंग आएगी, वो कहेगा भाई एच मैंने क्या कहा था? एक्सएमएल है, एचटीएमएल नहीं है। एचटीएमएल बड़ा शरीफ है, वो कहता ठीक है जाने दो, जिस तरह करना है कर दो। एक्सएमएल कहेगा नहीं भाई, रूल इज रूल, यू हैव टू फॉलो इट। अब उसके बाद फिर कुछ रूल्स हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कुछ में इस तरह की वार्निंग्स देता है कि यार फ्यूचर में ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसको अभी सुधार लो। तो अभी चूंकि हमारे पास है ही कंपोनेंट एक, तो हम किसके साथ लिंक करें इसको? लिहाजा वी लेट इट गो। द इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर कंसोल इज क्लियर। अच्छा, अब जो मैं बता रहा था पार्ट, कि वी हैव टू इंप्लीमेंट द स्टाइल्स, और स्टाइल्स में हम क्या करेंगे? क्लासेस देंगे। अब अगर आप शुरू में देखें तो हमने सारी फाइलें डिलीट की हैं। नहीं डिलीट की तो क्या? ऐप डॉट, अच्छा हमने ऐप डॉट सीएसएस भी रिमूव कर दी है, सिर्फ हमारे पास क्या बचा है? इंडेक्स डॉट जेएस। अब ये जो इंडेक्स, सॉरी, इंडेक्स डॉट सीएसएस भी बची है क्योंकि हम सीएसएस से कंसर्न है ना, वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टाइल्स। अगर आप इस सीएसएस में जाएं तो इसमें ऑलरेडी कुछ स्टाइल्स लिखे लिखाए पड़े हैं, और ये इंडेक्स डॉट सीएसएस कहां अटैच हो रही है? जहां हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है ना,
उससे पहले CSS की फाइल ऑलरेडी अटैच्ड है। तो इसका मतलब है एनी स्टाइल that we are going to write inside index.css, they are automatically going to be applied to our entire application. Making sense? So things are already set up. आपने सिंपली क्या करना है, इस मेन रैपर को आप स्टाइलिंग देनी है, इसको कॉपी करें जैसे नॉर्मली आप अपनी CSS में करते हैं, इधर आए इधर आए इधर आए, इसको दे दें आप। अब आप CSS के स्टाइल दें, बिकॉज अब आप JSX के अंदर नहीं है, अब आप किसके अंदर है, CSS के अंदर है। सो अब आपकी बात चाहिए, जो मर्जी करें। लेट मी गिव इट अ ब्राउन कलर and let me give it like padding. It's going to be like 24 pixels. So if I now come back to the browser, it started giving me those styles. ये तो वो है कि इसको हम कहते हैं ग्लोबल स्टाइलिंग। index.html में जो स्टाइल भी देंगे वो पूरी एप्लीकेशन में जिस कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट होगा उसमें रेंडर करें। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप हर कंपोनेंट की अलग CSS लिखें, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर नाउ, मे बी इन अपकमिंग लेक्चर्स वी विल बी डूइंग दैट टू, कि हम हर कंपोनेंट की हेडर है तो उसकी CSS अलग लिखें, फुटर है तो उसकी CSS टोटली अलग हो, मेन एरिया है तो उसकी CSS अलग हो, तो सर्च बार है तो उसकी CSS अलग हो, मेन्यू नेव बार है तो उसकी CSS अलग हो, एंड सो मेनी थिंग्स। सो फॉर नाउ यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि आपको CSS कहां देनी है। एक अगर कोई छोटी मोटी एक दो प्रॉपर्टीज हैं तो आप उसे इनलाइन दे सकते हैं, लेकिन इनलाइन कैसे देंगे, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स या बड़ा स्टाइल है तो आप सिंपली क्लास की जगह क्या देंगे, क्लास नेम, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, अपनी क्लास का जो भी वैलिड नेम होगा और उसको CSS में एक्सेस करके उसको उसकी प्रॉपर स्टाइलिंग कर लेंगे। जी बिल्कुल, बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसी तरह देंगे, आईडी देना चाहें, नेम देना चाहें, ठीक है। अगर 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 किसी भी एट्रीब्यूट, अच्छा अब हम रिएक्ट की टर्मिनोलॉजी में उसे एट्रीब्यूट नहीं कहेंगे, उसे प्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे, ये जो क्लास नेम है ये क्या है, इसको हम प्रॉपर्टी कहेंगे या प्रॉप कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, so this is pretty much like about CSS styling, how you can give the styling. So अभी तक मैंने आपको ये बताया कि आप सारे के सारी एप्लीकेशन की स्टाइलिंग एक ही फाइल में करेंगे, which is one, या तो app.css जो मैंने डिलीट कर दिया अपने केस में, तो दूसरा हल क्या है फिर, index.css। मेक सेंस? नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मीन क्वेश्चन नहीं, टॉपिक के सिनेरियो। सो लेट मी क्लोज द मेन, कम बैक टू द ऐप। नॉर्मली जब भी हम डेटा के साथ काम करते हैं ना, अभी मैंने लिखा लेट a इक्वल्स टू 90 थोड़ी देर पहले, और मैंने जहां पे इस a को रेंडर करना था, आई मीन लाइक मेन से नीचे, तो मैंने इसे कैसे रेंडर करूंगा, करली ब्रैकेट्स और a। ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि JSX के अंदर करली ब्रैकेट्स क्या है, डायनामिक एक्सप्रेशन, क्लियर। या तो अब ये a मुझे क्या देगा, एग्जैक्टली 90। कैन यू सी दैट? आप रिएक्ट में वेरिएबल को असाइनमेंट, इस वेरिएबल की असाइनमेंट इस तरह नहीं करेंगे कभी भी। गॉट इट? अच्छा, मैं सपोज एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ बटन। आप इवेंट हैंडलिंग से तो वाकिफ है ना, जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग क्या होती है। मिसाल के तौर पे मैं इसको कह देता हूँ जी काउंटर, ये एक सिंपल बटन है, और मैं अब चाहता यही हूँ कि मैं इस काउंटर पे क्लिक करूँ, लेट मी मेक इट लाइक wrapped inside the H1 so that it looks bigger। मैं चाहता हूँ कि मैं काउंटर पे क्लिक करूँ तो ये 90 क्या हो जाए, काउंट होना शुरू हो जाए, बढ़ जाए। जो ही मैं बटन पे क्लिक करूँ तो 91 हो जाए, फिर क्लिक करूँ तो 92 हो जाए, फिर क्लिक करूँ तो 90 हो जाए। पहली बात तो यह है कि जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स में आपको इवेंट हैंडलिंग का पता है कि आप किसी भी बटन पे कोई इवेंट लगाना चाहें तो आप सिंपली ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर वगैरह लगा सकते हैं। तो मैंने लिखा जी ऑन क्लिक इक्वल्स टू, एक फंक्शन लिख देता हूं मैं, टेस्ट, या इनफैक्ट सॉरी काउंट लिख देता हूं। फिर अब ये जो काउंट का फंक्शन, काउंटर का फंक्शन है, मैं इसको उठाता हूं और यहां लिखता हूं एक फंक्शन, बताता हूं।
और यहाँ पे लिखता हूं क्या, a इक्वल्स टू a+1। ट्रेडिशनली एंड टिपिकली हम ये काम करते हैं, जब हमने जावास्क्रिप्ट में हम ये काम करते हैं। जरा आप देखिएगा इंपॉर्टेंट पार्ट, नथिंग इज हैपनिंग। हम ये चेक करते हैं कि फंक्शन कॉल भी हो रहा है या नहीं हो रहा। जो आपने कहा ना ब्रैकेट्स भी नहीं लगाएंगे तो कॉल करते वक्त फंक्शन को, उस पार्ट पे मैं आता हूँ। लेकिन पहले मैं ये चेक करता हूँ कि क्या ये फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कैसे मैं चेक करूंगा, मैं यहाँ पे अलर्ट लगा के देख लेता हूँ कि जाहिर है जब फंक्शन कॉल होगा तो मुझे हेलो का मैसेज देगा और मुझे पता लग जाएगा कि फंक्शन मेरा कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। सो नाउ इफ आई रिफ्रेश इट, आई क्लिक इट, द फंक्शन इज गेटिंग कॉल्ड बट दिस वैल्यू इज नॉट एक्चुअली चेंजिंग। यहाँ पे आपको बहुत बड़ा फर्क पता लगने लगा है वनीला जेएस में और रिएक्ट जेएस में। बेसिकली रिएक्ट जेएस में मूव होने का क्या फायदा है, रियल टाइम यूआई अपडेशन, एक वन ऑफ द मेनी बेनिफिट्स। जावास्क्रिप्ट के जुबान में ये चीज बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ भी नहीं है। और इवन दो अगर मैं यहाँ हेलो की जगह सिंपली कंसोल लिख दूं और मैं ये ए को ट्रैक करूं कि क्या ए की वैल्यू में कुछ चेंज आ भी रही है या नहीं आ रही, और कंसोल क्या ए की इनिशियल वैल्यू 90 है, मैंने a+1 करके फिर कंसोल किया गया 91 आ रही है या नहीं आ रही। यानी स्क्रीन पे तो नहीं आ रही, कंफर्म है, लेकिन कंसोल पे चेक करूं आ रही है या नहीं आ रही। सो दिस इज माय कंसोल। इफ आई नाउ क्लिक 91, इसका मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। The only problem is my UI is not being updated on the real time। जब मैं रिफ्रेश करूंगा, ये वैल्यू कहां पड़ी हुई है 91 मेमोरी में। जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेमोरी से क्या हो जाता है, डाटा लॉस हो जाता है, रैम में है ना। तो अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा, दिस गॉट लॉस्ट, दिस इज नॉट लॉस्ट बिकॉज इट इज हार्ड कोडेड। अब मैं जब इसे क्लिक करता हूं 91, फिर क्लिक करता हूं 92, 93, 94, 95, 96, so my counter is working perfectly well, but the only problem is my UI is not getting updated। ये काम अगर करना हो तो मैं क्या करूंगा पता है आपको। अब जरा पहले दिन का लेक्चर समझे जिसमें हमने कहा था एक्चुअल डॉम और वर्चुअल डॉम, और फिर डिफिंग, और फिर कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल डॉम एंड फिजिकल डॉम, और फिर ओनली अपडेटिंग दैट पार्ट ऑफ द स्क्रीन विच इज चेंज्ड। ये बात समझ आ गई। अब जरा आपको समझ आएगा। अब यहां सिनेरियो ये है कि मेरी मेमोरी में वैल्यू अपडेट हो रही है, मेरी यूआई अपडेट नहीं हो रही। तो मैंने क्या कहा था, वर्चुअल डॉम क्या होता है, इन मेमोरी कॉपी किसकी, डॉम की। अगर हम किसी तरह इन मेमोरी कॉपी को अपडेट करें और रिएक्ट के प्रोवाइडेड वे से करें, तो फिर रिएक्ट डॉम फिजिकल डॉम को खुद ब खुद अपडेट करेगा। कैसे, बाय कंपैरिजन एंड डिफिंग एंड बिहाइंड द सीन सारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला काम प्लेन वनीला जेएस में तो ठीक है, रिएक्ट में ठीक नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां पे है पता है, लेट मी कमेंट दिस आउट। और हमेशा याद रखिए कि हम जब भी रिएक्ट में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, और वो है कि वी विल बी यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन यूज स्टेट ऑफ द रिएक्ट। अब मैंने यूज स्टेट का फंक्शन लिखा ना, तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे कहा कि इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। तो इसका मतलब ये यूज स्टेट का बिल्ट इन फंक्शन मुझे किसने दिया, रिएक्ट ने। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे अगर रियल टाइम पे यूआई को अपडेट करना है तो मुझे अपने डाटा को इनिशियलाइज कैसे करवाना है, रिएक्ट के रिकमेंडेड वे से, रिएक्ट के प्रोवाइडेड तरीके से। आज के बाद याद रख लें कि हम डाटा को डाटा नहीं बोलेंगे, डाटा को क्या बोलेंगे, स्टेट। क्या बोलेंगे, दिस ए इज बेसिकली अ स्टेट, या स्टेट वेरिएबल कहेंगे। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट यूज स्टेट। और एक बात और याद रखें, जब भी किसी भी फंक्शन के स्टार्ट में यूज लिखा हो, यूएसई यूज, तो हम उसे क्या कहेंगे, दिस इज अ हुक। क्या कहेंगे उसे, तो दिस इज बिल्ट इन हुक।
हुक कुछ भी नहीं होता, एक स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे आपने क्लास पढ़ी और अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसमें फंक्शंस भी होते हैं लेकिन एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, कोई अलग से बला नहीं होती, होता वो भी फंक्शन है लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिक स्पेशल फीचर्स होते हैं। गॉट इट? कंस्ट्रक्टर के। तो ये हुक भी फंक्शन ही है लेकिन ये एक स्पेशल पर्पस फंक्शन है। और इस केस में यूज, बहुत सारी हुक्स अवेलेबल हैं, हम पहली हुक पढ़ रहे हैं। यूज स्टेट हुक का पर्पस क्या है? टू डिक्लेयर and initialize a state variable. What we are doing here, we are declaring and initializing a variable. And what we will be doing here, and we are going to do here, declare and initialize a variable. This is a plain vanilla JS style and this is a React style. अच्छा, करेंगे कैसे? पहले मैं आपको कहूंगा जी, use state is a built-in hook that is used to declare and initialize state variable. So now हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है और हर फंक्शन कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स ले सकता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई लेता है, ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। तो मैं कहूंगा कि मैं यहाँ पे अगर 0 लिख दूं तो इसका मतलब यह है कि इस स्टेट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। अगर मैं इस तरह 9, इसका मतलब क्या है कि ए की इनिशियल वैल्यू क्या है, 90। तो अगर मैं यहाँ भी 90 लिख दूं तो इसका मतलब यह है कि ये जो मैं स्टेट डिक्लेयर कर रहा हूँ इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 90। एनीथिंग that you will pass in the use state as an argument would be considered as initial value. It would return something. Clear? use state आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा। वो वैल्यू क्या होगी? ये इनिशियल वैल्यू जो हमने दी है, तो हम उसको किधर स्टोर कर रहे हैं, ए में स्टोर कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर होगी? बट वेट, द गेम इज नॉट ओवर। ये यूज स्टेट की हुक एक चीज नहीं रिटर्न करती, दो चीजें रिटर्न करती है। एक चीज रिटर्न कर और दो चीजों को हम इस तरह अरे लाइक नोटेशन में लिखते हैं। एक वो वेरिएबल जिसमें इनिशियल स्टेट पड़ी हुई है, और दूसरा ये एक फंक्शन रिटर्न करती है। इस फंक्शन को नाम कुछ भी दे दें, जैसे ये वेरिएबल का नाम कुछ भी है ना, इसको भी नाम कुछ दे दें, लेकिन इसको आप कह लें सेटर फंक्शन। और ये किस लिए इस्तेमाल होगा? जब भी इस ए की वैल्यू अपडेट करनी होगी तो रिएक्ट कहता है कि आप इस सेटर फंक्शन से करेंगे, मैनुअली इस तरह से नहीं करेंगे। इस तरह से ये हम वैल्यू अपडेट कर रहे हैं ना, तो रिएक्ट में हम मैनुअली अपडेट नहीं करेंगे बल्कि इस सेटर फंक्शन को यूज करेंगे। सो कटिंग द स्टोरी शॉर्ट एंड लेट मी समराइज इट एवरीथिंग। whenever we are going to deal with data, we have to use the use state built-in hook given by the React itself. अब use state hook always gives us or returns us two things. One is the variable in which initial value is stored, and the other one is setter function which we will use to update the value of that variable, in this case a. Clear? अब यही काउंटर को जरा मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने लगा हूं। मैं इस हार्ड कोडेड वैल्यू को आई एम जस्ट गोइंग टू गेट रेड ऑफ इट, इसको मैं दोबारा अनकमेंट करने लगा हूं। और अब मैंने कहा कि मैं ये काम अपडेशन के लिए नहीं करूंगा। rather what I'll do is I'll use this set a and then I'll use it like a plus 1। तो a की एग्जिस्टिंग इनिशियल वैल्यू क्या है, 90। और व्हाट आई एम डूइंग इनसाइड ए, मैं अपडेट कर रहा हूं किसके अंदर, कि ए में 1 को प्लस करो और इस सेट फंक्शन के साथ उसको अपडेट करो। क्लियर? क्लियर? दिस a is getting displayed here, so let us see if it is working or not. Refresh, no error, no warning. So this is what वनीला जेएस में अगर हम ये काम करते तो ऐसा नहीं है कि ये वनीला जेएस में नहीं हो सकता था काउंटर रियल टाइम पे अपडेट, लेकिन हमें कितना लंबा काम करना पड़ता है पता है? कि हमें एक्चुअल फिजिकल डोम को खुद अप्रोच करके एक्सेस करके करना पड़ता है ये काम। कैसे? अगर मुझे ये जावास्क्रिप्ट वनीला जेएस में करना पड़ता तो मैं क्या करता, गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैं इस यानी मैं यहां पे देता जी आईडी
इसको देता है जी लेट्स सपोज गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर ये टेस्ट पास करता तो मेरे पास ये h1 आ जाता था। फिर मैं डॉट इनर एचटीएमएल करता तो मेरे पास क्या आ जाता, या फिर मैं a प्लस प्लस अपडेटेड वैल्यू डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू a की अपडेटेड वैल्यू देता। तो मैं क्या कर रहा होता कि मैं खुद फिजिकली जावास्क्रिप्ट का डॉम एक्सेस कर रहा होता। उससे नुकसान क्या होता, जो पहले लेक्चर में बताया था कि जब आप एक चीज को अपडेट करते हैं तो पूरा ट्री क्या होता है, री रेंडर होता है, एंड दैट इज द लॉस, दैट इज द कॉस्ट। अब क्या हो रहा है, जब हमने ये रिएक्ट के तरीके से किया, हमने मैनुअली जाके डॉम को नहीं एक्सेस किया, कहीं भी गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं यूज किया मैंने, कहीं भी मैंने गेट एलिमेंट बाय क्लास, कहीं भी डॉक्यूमेंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया मैंने। मैंने क्या इस्तेमाल किया, रिएक्ट का प्रोवाइडेड तरीका इस्तेमाल किया। रिएक्ट ने क्या किया बेसिकली, जब हम ये यूज स्टेट करते हैं तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली एंड इंटरनली compares the actual DOM tree as well as the in-memory copy of virtual DOM tree, and it compares each node, और सिर्फ उसी नोड को अपडेट करता है जिस नोड में चेंज आया है, बाकी सारे नोड्स को रीपेंट नहीं करता। दिस इज द एक्चुअल बिहाइंड द सीन वर्क ऑफ डिफिंग, या इसको हम क्या एक और नाम दिया था याद है कुछ, रिकॉन्सिलिएशन। और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कहां रिकॉन्सिलिएशन और ये कहां नहीं है, लेकिन अक्सर ये चीजें लोग इंटरव्यू में पूछते हैं जी कि व्हाट इज रिकॉन्सिलिएशन, व्हाट इज द डिफिंग। So got it like that. Whenever we are going to deal with data, we are going to use the use state. अच्छा, अब थोड़ा सा इसको एनहेंस करते हैं। अब डेटा हमेशा इस तरह प्लेन फॉर्मेट में तो नहीं होता ना नंबर, डेटा में भी स्ट्रिंग, डेटा में भी अरे, डेटा में भी ऑब्जेक्ट, डेटा में भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट, डेटा में भी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। There are so many different complex data structures that can be there, but still let's make them all, I mean not all right now at the moment, but we will keep on talking about this। लेकिन सब के लिए यूज क्या होगा, यूज स्टेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुक, और ये जो पहली, इसको बेसिक ही कह लें, लेकिन पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट हुक है। आगे चल के हम मजीद हुक्स पढ़ेंगे। अब मैं आता हूँ जी वापस नीचे, मुझे अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखना है जी नेम, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक और बटन है, या यही बटन है काउंटर, और मैं इसे कहता हूँ जी आई मीन लेट्स सी, एक ही बटन के क्लिक पे मैं दो चीजें अपडेट करना चाहता हूँ, नेम और लेट्स सपोज लेट्स मेक इट लाइक, अब मीनिंगफुल नेम दे, अब पता तो लग गया ना आपको, तो मैं इसको ए के बजाय क्या देता हूँ जी, एज, और सेट, देख ले मैं फंक्शन की कन्वेंशन कैमल केस कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। देन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये सेट एज को कॉल करूंगा ऑब्वियसली अपडेट करने के लिए ये, और फिर एज विच इज इनिशियल वैल्यू दिस, और एज इसको कह लें आप लेट्स सपोज 25, और इसको क्या कह दें आप जी, आप डेट पर्सन, ऑब्वियसली कोई बंदा ही होगा ना जिसकी नाम और एज हम अपडेट करेंगे, तो फंक्शन के नेम्स में प्रेफर करता हूँ कि ऑलवेज। अच्छा, अब आपने कहा जी कि यहाँ ये क्यों नहीं किया, नॉर्मली अगर हम यहाँ ये करते हैं ना तो ये फंक्शन डायरेक्टली चल जाएगा, हमारे क्लिक का इंतजार नहीं करेगा। गॉट इट। तो कॉल बैक फंक्शंस को इसी तरह हम करते होते हैं। कॉल बैक फंक्शंस क्या है जरा उसको भी मैं करूंगा, लेकिन उसको हम बगैर ब्रैकेट्स के लिखते हैं ताकि ये डायरेक्टली ना चले बल्कि ये क्लिक का किसी इवेंट के अकर होने का इंतजार करे। एनीवेज, सो अपडेट पर्सन, और मैं यहाँ कहता हूँ जी कि अपडेट डेटा। सो लेट्स हैव अ लुक, ए इज नॉट डिफाइंड, सो चूंकि ये ए अब डिफाइन नहीं रहा बीच में, सो लेट्स मेक इट लाइक दैट। व्हाई so many different errors, no errors, got it। अपडेट डेटा, कौन सा डेटा, मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ जी कि ये मेरा H2 में नेम ऑफ द पर्सन, और ये मेरा आएगा जी लेट्स सी एज ऑफ द पर्सन। मुझे एज की तो स्टेट है, नेम की भी स्टेट चाहिए ना, सो व्हाट आई एम गोना डू इज इसको कॉपी करें और इसको कह दें जी कि नेम
और सेट नेम, और इनिशियली नेम की वैल्यू क्या रखें, एम्प्टी, और इसको भी आप इनिशियली क्या रखते हैं, 0, वट एवर यू लाइक, इनिशियल वैल्यू जो मर्जी चाहिए आप रख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ ये नेम की इनिशियल वैल्यू, और इस नेम को यूआई में रेंडर करवा दें यहाँ पे। इसको यूं समझ लें, हम कह रहे हैं कि हम स्टेट को यूआई के साथ बाइंड कर रहे हैं, स्टेट वेरिएबल को यूआई के साथ बाइंड कर रहे हैं। सो लाइक कॉपी द एज एंड, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऑपरेशन तो ये होती है कि हम दो स्ट्रिंग्स को प्लस के साथ कंबाइन करें, हम कंबाइन तो नहीं कर रहे किसी चीज को भी, कंबाइन तो नहीं कर रहे किसी चीज को, जो मर्जी चाहे आ सकता है। मिसाल के तौर पे कंकैटिनेशन तो बेटा ये होती है ना, उसमें और इसमें कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। लेट्स सपोज, लेट मी लाइक कॉन्स्ट, एक मिनट, लेट मी थोड़ा सा आपको ब्रॉडली सोचना पड़ेगा यहाँ पे हम, क्योंकि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कोई बच्चों वाला काम नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? तो थोड़ा सा ब्रेन को खोलना है, ठीक है। फर्स्ट नेम, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये कंकैटिनेशन, तो यहाँ कहाँ कंकैटिनेशन हो रही है, नहीं हो रही, कंकैटिनेशन नहीं हो रही, ठीक है। ये सिंपली एक वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है और उस वेरिएबल को यहाँ डिस्प्ले कराया जा रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी? अब सेट एज तो कॉल हो रहा है, लेकिन मैं इसी फंक्शन के अंदर अपडेट पर्सन के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूं, सेट नेम भी कॉल करना चाह रहा हूं। तो सेट नेम की जो वैल्यू है, दैट इज व्हाट, मैं चाहता हूं कि इसकी अपडेटेड वैल्यू आ जाए दिस। अभी फिलहाल मैं ये कर रहा हूं, बाद में आप ये कह सकते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा हो, यूजर टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू एंटर करे वो उठा के इसमें रेंडर कर दे। फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है टेक्स्ट बॉक्स शॉक्स, तो मैं कहता हूँ कि इनिशियल स्टेट उसकी क्या है, एम्प्टी, और जब अपडेट हो तो क्या आ जाए, और एज क्या आ जाए, 1। तो लेट मी डू दैट, एज 0, नेम में आगे कुछ भी नहीं आया। इफ आई क्लिक दैट, इफ आई क्लिक दैट, अब यासिर तो अपडेट में भी यासिर ही आ रहा है, बार बार उसी को अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस काउंटर में दैट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। सो मल्टीपल, वही नहीं रह रहा, बार बार अपडेट हो रहा है, लेकिन चूंकि वैल्यू सेम है तो आपको फील नहीं हो रहा। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, नोड्स की बात कर रहा हूँ। ये जो चेंज की बात है ना, वो नोड्स की बात हो रही है, ठीक है। वैल्यूज के लिए तुम आगे जाके यूज कॉल बैक और यूज मेमो पढ़ेंगे कि वैल्यू अगर सेम है तो उसको मेमोइज करना कहते हैं, एक और टॉपिक है, अलग से कॉन्सेप्ट है। मैं डॉम ट्री की बात कर रहा हूँ कि डॉम ट्री के नोड्स को देखेगा कि कौन सा नोड अपडेट हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। तो अब देखें, यासिर वैल्यू सेम है, नोड तो अपडेट हो रहा है ना, यानी नई वैल्यू लेके तो जा रहा है ना बेसिकली। बेशक यासिर ही है, लेकिन ट्री के लिए तो नहीं है। मिसाल देता हूं कि मैं यहाँ कमरे में दाखिल होता हूँ, एक दफा दाखिल होता हूँ, दूसरी दफा भी मैं ही इस कमरे में दाखिल होता हूँ, तीसरी दफा मैं ही इस कमरे में दाखिल होता हूँ, बंदा मैं ही हूँ, चेंज तो हर दफा हो रहा है ना, मतलब ये सफर तो हर दफा तय हो रहा है ना, बाहर जाने का और अंदर आने। दिस इज द वन, क्लियर? अच्छा, इस चीज के बारे में भी इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको डिफिंग हो, लेकिन मैं एटलीस्ट समझाना फर्ज बनता है कि इंटरव्यू में लोग नॉर्मली इस तरह की ट्रिक्स पूछते हैं। अगर आप अभी स्टिल समझ नहीं आ रही तो थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मेरा फर्ज है कि उन टर्मिनोलॉजीज को प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज के साथ समझाऊं। लोग अक्सर ये करते हैं कि जुगाड़ लगा के समझाते देते हैं, बाद में बेचारे लोग जब असल नाम सुनते हैं, जैसे मैंने जब रिएक्ट सीखी थी, पूरी रिएक्ट सीखने के बाद मुझे पता चला, जब मेरा इंटरव्यू किसी ने किया तो मुझसे पूछा रिकंसिलिएशन क्या होती है, मैं आगे उसका मुंह देखना, की बुला होती, मतलब रिएक्ट सारी आती है, रिकंसिलिएशन का नहीं पता, ठीक है। मुझे एक और ने पूछा जी डिफिंग क्या होता है, अच्छा उसी बंदे ने पूछा रिकंसिलिएशन क्या होती है, और सेकंड सवाल पूछा जी डिफिंग क्या होता है। अब ये दो सवाल नहीं थे, सवाल एक ही है। तो इसलिए मैं प्रॉपर टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूं कि ताकि आप इस तरह से कहीं जाके कंफ्यूज ना हो। क्लियर हो गया जी? यहां तक कोई मसला मसाइल तो नहीं है?
अब ये आपको पता लग गया कि हाउ टू डिक्लेयर अ स्टेट एंड हाउ टू अपडेट द स्टेट, और कैसे मतलब मैनुअली अपडेट करेंगे स्टेट तो यूआई में चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए हम वनीला जेएस स्टाइल नहीं अडॉप्ट करेंगे, बल्कि हम हमेशा क्या करेंगे, स्टेट और स्टेट अपडेटर फंक्शन। कोशिश करें कि ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, और ये भी नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेट एज ही हो, सेट एबीसी, सेट एक्सवाईजी, सेट सेट लिखे ही ना पे, कोई मसला नहीं है। कन्वेंशन ये कहती है कि आप सेट लिखें और उसके आगे वो वेरिएबल नेम लिखें जो आपने लिखे, कन्वेंशन ये कहती है। बाय द वे इन दोनों के नाम आप अपनी चॉइस के दे सकते हैं। So I hope so कि today we only talked about a simple hook that is used to work with the state. कल आपकी क्लास नहीं होगी, मंडे को आपकी क्लास होगी, क्योंकि 4 days a week हमारी क्लास होती है। मोस्ट प्रोबेबली वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू। मंडे तक आपकी अपने प्रोजेक्ट की कोई एक यूआई स्क्रीन कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स, जो भी आप प्रोजेक्ट चूज करना चाह रहे हैं चूज कर लें। मुझे एक स्क्रीन पूरी चाहिए जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स बने। मैंने आपको पहले क्लास में एक्सप्लेन किया, जैसे अगर केएफसी की हमने वेबसाइट देखी तो टॉप हेडर एक कंपोनेंट है, फिर नेव बार एक कंपोनेंट है, फिर स्लाइडर एक कंपोनेंट है, फिर नीचे कार्ड एक कंपोनेंट है, फिर नीचे फुटर एक कंपोनेंट। सो एटलीस्ट आई नीड अ पीस ऑफ यूआई, एटलीस्ट वन स्क्रीन, मोर देन वन हो तो गुड एनफ। 4 दिन है ना आपके पास, आज का दिन भी शामिल करें तो कल फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, और आधा मंडे और आधा आज, 4 दिन। तो 4 दिनों में आपका बेसिक पीस ऑफ यूआई स्टेट, बेशक स्टेट को खाली इतना ही रखें कि आपको समझ आए कि स्टेट कैसे काम करती है, लेकिन वो पीस ऑफ यूआई कंपोनेंट बेस्ड यूआई वो बना के आप लाएंगे। फिर उसका फायदा क्या होगा कि हम जब इस स्टेट को एज अ प्रॉप दो कंपोनेंट्स में शेयर करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग पार्ट, और दैट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, जिसके बारे में मैंने कल कहा था। फिर तो रिएक्ट खत्म ही हो गई। अभी तो कहानी शुरू हुई है। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज, एंड स्टिल आई एम फीलिंग कि जी मैं 1 घंटा पूरा नहीं कर रहा, बट दैट इज इंटेंशनल। स्टार्ट में इनपुट लेना सिखाएंगे, सबर करें जरा, ऑन होल्ड। उसकी वजह है कि उसमें फिर एक दो कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, तो स्टार्ट जरा स्लो करें और कंसिस्टेंट रहें, तो इंशाल्लाह यू विल बी हैविंग अ वेरी। सो यहाँ तक क्लियर है जी। अगर लेट्स सपोज आपको लगता है ना मेरी थोड़ी सी पेस स्लो है, तो अभी आपकी क्लास से पहले एक ऑनलाइन क्लास हो रही थी जिसमें मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और उसमें आज की क्लास में डिस्कस ही हुआ है फॉर्म हैंडलिंग। इफ यू आर सर क्यूरियस आवाज अबाउट नहीं आ रही। दैट इज, अच्छा ये अभी हुई है डिस्टॉर्शन, माइन इज एवरीथिंग इज करेक्ट, कुछ फर्क पड़ा? हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।